दोस्तों, यदि प्रॉपर्टी की कागज आपके नाम है, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो आपके नाम है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, जो पोजीशन है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने कर रखा है, वो व्यक्ति दबंग किस्म का व्यक्ति है, आपने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को मुक्त नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली नहीं कर रहा है, जो कि उसने अवैध रूप से कर रखा है। उसके पास ऐसा कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति पर कब्जा करके रख सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस तरीके से उसे बेदखल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त करा सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। किस तरीके से आप उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बाहर निकाल सकते हैं और उस पर जो कागजों में आप जिस व्यक्ति का नाम होता है वही व्यक्ति उस पर उस संपत्ति पर अपना कब्जा कैसे कर सकता है, ये सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है और यदि किसी भी टॉपिक पर आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप उस व्यक्ति को बेदखल करना चाहते हैं जिसने आपकी संपत्ति पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आपका प्लॉट हो या मकान हो, दुकान हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, यदि उस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक लीगल टाइटल की। आपको बताना होता है कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी आपके नाम आई है। आप जहां पर भी कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं आपको वहां पर इस बात को साबित करना होता है, इस बात को बताना होता है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे आई है, उसे कहते हैं लीगल टाइटल। ये आपको बताना होता है। वो प्रॉपर्टी या तो आपको विरासत में मिली होगी, आपके पूर्वजों के नाम होगी और वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी होगी जो कि आपके पिता के नाम आई, आपके पिता के बाद आपके नाम आई। तो यदि वो आपकी विरासत में मिली है, तो यदि वो आपको विरासत में मिली है, आपके पूर्वजों के द्वारा मिली है, तो ऐसे में विरासत का आदेश खतौनी पर दर्ज किया जाता है। या किसी भी तरीके से यदि वो आपके नाम आई है तो उसका जो संबंधित दस्तावेज होता है वो आपके पास होता है। दूसरा हो सकता है यदि आपने उस भूमि को क्रय की है, आपने किसी दूसरे व्यक्ति से उसे खरीदी है, वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है। तो यदि आपने वो किसी व्यक्ति से खरीदी है तो उसके संबंध में आपके पास बैनामा होता है। इसी तरीके से यदि आपके किसी पूर्वज ने आपके नाम वो गिफ्ट करी है, आपको दान में दी है, तो इस तरीके से वो दान पत्र आपके पास होता है। तो ये संबंधित दस्तावेज होता है, जो लीगल टाइटल होता है, वो आपके पास होना जरूरी होता है यदि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। इसके लिए जो लीगल टाइटल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब संबंधित अधिकारी आपसे इस बारे में पूछता है कि वो संपत्ति आपके नाम किस तरीके से आती है, तो आप उसे बता सके कि ये संपत्ति मेरे नाम है और ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसने अवैध कब्जा कर रखा है, इसका कोई वैधानिक अधिकार इस व्यक्ति के पास नहीं है और मैंने कई बार इसे अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा, लेकिन ये अपनी दबंगई के बल पर, इसका राजनीति में उठना बैठना है, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं ये उनसे जुड़ा है और पुलिस वालों को रिश्वत दे देता है। तो ये सब बातें आपको संबंधित अधिकारी को बतानी होती है, तभी जाकर के कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। आप इन सभी दस्तावेजों को जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, जो आपके लीगल टाइटल हो, उनको संभाल कर रखें ताकि वो समय आने पर काम आ सके। तो जो लीगल टाइटल होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, जब लीगल टाइटल मिल जाता है तो इसके साथ ही आपको अन्य दस्तावेज भी उसके साथ लगाने होते हैं। अन्य दस्तावेजों में क्या आ सकता है, यदि आपके पास बैनामा नहीं है तो बैनामे की सर्टिफाइड कॉपी आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल सकती है, आपको वहां पर जाकर के वो निकलवानी होती है। दूसरा होता है यदि वो कृषि भूमि है, वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर सिंचाई की जाती है, ऐसे में यदि वो भूमि आपके नाम है और कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति का होता है, तो यदि आपके पास सिंचाई संबंधी रसीद हो, आपने लगान जमा किया हो, जो टैक्स सरकार के द्वारा भूमि पर लगाया जाता है, तो आपके पास यदि उसकी रसीद हो तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। आपको रसीद भी लगानी होती है। तीसरा आपको लगाना होता है फसलों को बेचने की रसीद। यदि आपके खेत में फसल बोई जाती है और आप उसे बेच रहे हैं, तो जिस मंडी में आप वो बेचते हैं उसके लिए आपको रसीद दी जाती है। यदि आपके पास वो रसीद होती है तो आपको वो भी वहां पर लगानी होती है, जिससे आप ये बता सके कि संपत्ति पर मेरा स्वामित्व है और ये फसलें मेरे खेत से आई थी जो मैंने इस मंडी में जाकर के बेची। तो ये जो रसीदें हैं ये भी काम में लाई जाती है। चौथा होता है खाद की रसीद। जब आप कोई भी खाद लेते हैं खेत में डालने के लिए, उसकी भी रसीद आपको दी जाती है। खेत में डालने के लिए यदि खाद की रसीदें आपके पास है तो वो रसीदें भी आपको उसके साथ लगानी होती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति ने आपके मकान पर या आपकी दुकान पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसे में जो बिजली का बिल है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। जो दुकान की ओनरशिप होते हैं उसके दस्तावेज तो आपको लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ आप बिजली का बिल लगा सकते हैं जो कि आपके नाम होता है। और इसके साथ ही आपके एरिया की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें आपका नाम होता है, आप वो भी निकलवा करके लगवा सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज आपको लगाने होते हैं यदि आप ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं जिसने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब देखिए किस तरीके से आपने दस्तावेज तो इकट्ठे कर लिए, आपको ये पता है कि वो संपत्ति आपके नाम है और उस व्यक्ति ने इलीगल रूप से कब्जा कर रखा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे,
ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले जाता है पुलिस स्टेशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस वालों को काम नहीं होता कि वो आपका जो अवैध कब्जा है उसे खाली कराए। वो कह देते हैं कि कोर्ट का मैटर है। आप जाते हैं, वो दूसरी पार्टी से मिलकर के ये कह देते हैं कि सिविल कोर्ट का मैटर है, वहां पर जाओ। लेकिन व्यक्ति वहां से जाने से बचने के लिए सोचता है कि इस मामले को छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप पुलिस वालों के पास नहीं जाना होता है, क्योंकि पुलिस वालों का कार्य होता है जो अपराध किए जा रहे हैं उनके बारे में जांच करना, उन व्यक्तियों को दंडित कराना। ऐसे में आपको कहाँ पर जाना होगा? तो इसके लिए आप एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं। एसडीएम साहब के पास आपको एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें आपको ये सारे दस्तावेज, जो लीगल टाइटल है, वो सब उसमें लगाने होते हैं। आप ये बताते हैं कि इस संपत्ति पर मेरा स्वामित्व है, मैंने इतने सन में इस व्यक्ति से खरीदी थी, या मेरे पूर्वजों के द्वारा इतने दिनांक को ये मेरे नाम की गई थी। जो भी गिफ्टेड हो या बैनामा हो, उन सभी का विवरण आपको लिख देना होता है। संपत्ति का पूरा विवरण लिखने के बाद आपको बताना होता है कि किस व्यक्ति ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उस व्यक्ति की डिटेल्स आपको लिखनी होती है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, कहाँ पर वो रहता है, कितने समय से उसने अवैध कब्जा कर रखा है, किस किस को ले जा करके आपने उसे कहा कि तू कब्जे को खाली कर। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। उसने आखिरी बार कब इनकार किया मैं कब्जे को खाली नहीं करूंगा। तो ये सारी बातें आपको अपने एप्लीकेशन में लिखनी होती है और आपको एसडीएम साहब के पास उस एप्लीकेशन को दे देना है। उसके बाद अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है, और यदि वो संपत्ति आपके नाम होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो अवैध कब्जाधारी होता है उससे वो कब्जा खाली करा दिया जाता है। दूसरी स्थिति होती है, यदि उनके द्वारा भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो आप सीएम पोर्टल पर भी उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब आप सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन होता है, जिससे आप बाद में भविष्य में चेक कर सकते हैं कि संबंधित अधिकारी ने उस पर किस तरीके की कार्रवाई की है। इस तरीके से आप अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आपको विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।